नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए सुबह 9 बजे की खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हिंसक हुआ पटेल आंदोलन, आगजनी और पथराव के बाद अहमदाबाद, सूरत और मेहसाणा में कर्फ्यू। आज बंद रहेगा गुजरात। सरकार का स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश। आरोपी के समाधान की कोशिशें तेज, गृह मंत्री के साथ रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक। सेना प्रमुख से मिले पूर्व सैनिक, भूख हड़ताल पर 2 और पूर्व सैनिक। असम में बाढ़ से नुकसान का जायजा लेगी केंद्रीय मंत्रालयों की टीम। 207 करोड़ रुपए की फौरी मदद, 8 लाख से ज्यादा पीड़ित। नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-6 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती आज से। सुबह 11:52 से 29 घंटे का काउंटडाउन। गुरुवार शाम होगा प्रक्षेपण। एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट का दौर जारी। चीन में ब्याज दर घटाने का नहीं दिखा असर। भारतीय बाजार भी हुए आशंकित। गुजरात में पटेल आंदोलन हिंसक हो गया है, जिसके बाद अहमदाबाद, सूरत और मेहसाणा में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पटेल समुदाय को आरक्षण देने की मांग कर रहे आंदोलनकारियों ने आज गुजरात बंद का आह्वान किया है। गुजरात की सड़कों पर तनाव साफ नजर आ रहा है। देर रात कई जगहों पर हुए पथराव और आगजनी के बाद पुलिस ने सूरत और मेहसाणा में कर्फ्यू लगा दिया है। देर शाम आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को हिरासत में लिए जाने की खबर आने के बाद उनके समर्थकों ने पथराव किया और कुछ गाड़ियों में आग भी लगा दी। आंदोलनकारियों ने विधायकों, मंत्रियों और बीजेपी कार्यालयों में भी पत्थर फेंके। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली मुंबई हाईवे भी जाम कर दिया। आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच भी कई इलाकों में झड़प हुई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। तनाव बढ़ने के बाद पुलिस ने हार्दिक पटेल को रिहा कर दिया। पटेल ने पुलिसिया कार्रवाई और अपनी मांगों के समर्थन में आज गुजरात बंद का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि वे भूख हड़ताल जारी रखेंगे। सतर्कता बरतते हुए सरकार ने सूरत में सेना को बुला लिया और अहमदाबाद में BSF की 6 टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। मेहसाणा में भी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को लगाया गया है। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने लोगों से शांति और संयम की अपील की है। उन्होंने रैली के बाद हुई हिंसा और आम लोगों पर लाठीचार्ज की घटना के जांच के आदेश दिए हैं। रात्रि को 8 बजे के बाद GMDC के ग्राउंड पर कोई ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मैंने आदेश दिया है कि कैसे संजोग हुए कि जिसकी वजह से लाठीचार्ज करना पड़ा। जैसे ही अहवाल आएगा तुरंत हम कार्यवाही करेंगे। अहमदाबाद में मंगलवार को एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री के पटेलों को आरक्षण देने से इनकार करने के बाद इस रैली का आयोजन किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो पटेल समुदाय का आंदोलन हिंसक हो गया है। वहां रैली कल हुई थी। पटेल समाज के करीब हजारों लोगों ने अहमदाबाद में रैली की, लेकिन कल रात से आंदोलन हिंसक हो गया। इसके मद्देनजर धारा 144 कई जगह लगा दी गई है। कर्फ्यू लगाने की भी खबर है। पटेल समुदाय ने तो आज बंद का आह्वान किया ही है। सरकार ने भी स्कूल कॉलेज आज बंद रखने की बात कही है। कई जगह धारा 144। कल आंदोलन हिंसक हुआ। लोगों को जब हटाया जा रहा था रैली की तरफ से, तब पुलिस को लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके बाद आंदोलनकारी और ज्यादा भड़क गए और ये पूरा आंदोलन हिंसक हो गया। आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली मुंबई हाईवे भी इस समय जाम है। आंदोलनकारी जगह जगह सड़कों पर उतरे हुए हैं। कई जगह एहतियातन धारा 144 लगा दी गई है और केंद्र भी लगातार राज्य सरकार से पूरे हालात के मद्देनजर संपर्क में है। गुजरात सरकार से लगातार संपर्क में केंद्र है। खबर है कि मिलिट्री फोर्स भी भेजी गई है।
रजनीकांत सोमाभाई पटेल, गृह राज्य मंत्री गुजरात के समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आपका स्वागत है राज्यसभा टीवी में। हालात तनावपूर्ण है, क्या किया जा रहा है इसके मद्देनजर? अभी कल रात जो घटना हुई है 8 बजे से, तो इसी के कारण जो विस्तार में छोटे मोटे तूफान हुए हैं उसको नियंत्रित करने का पूरा प्रयत्न किया गया है और अभी पूरे राज्य में सब नियंत्रण में है। पुलिस फोर्स सभी जगह पे भेजा गया है, जो जरूरत है और पुलिस फोर्स की वो भी मंगवाया गया है और ये पूरे हिस्से में अभी किसी का डेथ नहीं हुआ है और अभी पूरा माहौल शांतिमय है। जी, क्या सेना भी बुलाई गई है? नहीं, सेना को नहीं बुलाया है जी। वैसे जो अन्य फोर्स है उनको बुलाया है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है पटेल साहब की लाठीचार्ज की जरूरत क्यों पड़ी? इतना आंदोलन हिंसक हुआ, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? वैसे कल पूरे दिन में जो ये अनामत का आंदोलन था वो शांतिपूर्ण पूरा हुआ था। पुलिस ने भी बहुत अच्छी तरह से उसमें काम किया था, लोगों ने भी संयम रख के पूरा कार्यक्रम कंप्लीट किया था। लेकिन अचानक रात को ये जो धरने का स्थान था वहाँ पे पुलिस और धरने वाले लोग और मीडिया कर्मी के आपस में कोई ना कोई इश्यू के कारण तूफान हुआ था और इसके लिए जांच के आदेश भी दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रजनीकांत सोमाभाई पटेल, गृह राज्य मंत्री गुजरात के, उनका कहना है कि हालात इस समय गुजरात में काबू में हैं। आपको बता दें कई जगह धारा 144 लगाई गई है। वो मना कर रहे हैं कि सेना को नहीं बुलाया गया है, लेकिन जगह जगह बड़ी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व सैनिकों ने बीती रात सेना प्रमुख से मुलाकात की। 1 रैंक 1 पेंशन पर हुई बैठक में कोई समाधान नहीं निकल सका। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीती रात रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि बैठक में OROP पर चर्चा हुई है। 1 रैंक 1 पेंशन का मसला सुलझाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पूर्व सैनिकों ने बीती रात सेना प्रमुख दलबीर सिंह से मुलाकात की। बैठक में कोई नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन पूर्व सैनिकों ने बातचीत जारी रखने का फैसला किया है। No, we won't say standoff continues. We are continuing with our discussions. That's it. वार्ता के साथ पूर्व सैनिकों का आंदोलन तेज हो गया है। कल 2 और पूर्व सैनिक भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल कर रहे एक पूर्व सैनिक को सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब तक 2 पूर्व सैनिकों की तबीयत बिगड़ चुकी है। हमारे सैनिकों की डिमांड है कि जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब उसमें ना तो मैथमेटिक्स की जरूरत है, ना उसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, ना कोई साइंस की थ्योरी लगाने की जरूरत है। सिंपली जो वादा किया है उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार को 1 रैंक 1 पेंशन को तुरंत लागू करने का ऐलान करना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने पूर्व सैनिकों से कुछ और वक्त देने की अपील की है। हमारी देश की सेनाओं के मोराल के लिए भी ये अच्छे संकेत नहीं है। अविलंब मैं सरकार से मांग करूंगा अपनी पार्टी की ओर से और कि इसको तुरंत लागू किया जाए। हमारे जो पूर्व सैनिक हैं हम उनका बहुत सम्मान करते हैं और वह लोग हमें, क्योंकि हमारे पर भरोसा भी करते हैं, इस सरकार को कुछ समय देना चाहिए इस समस्या के समाधान के लिए। पूर्व सैनिक पिछले 74 दिनों से जंतर मंतर पर हड़ताल कर रहे हैं। अब इसमें पूर्व सैनिकों के परिजन भी शामिल हो गए हैं। वहीं बेमियादी भूख हड़ताल 10 दिन से चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोबाइल कॉल ड्रॉप पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने इसके समाधान के लिए तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इस बीच केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कंपनियों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि मोबाइल कंपनियां अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती और उन्हें ही इस समस्या का हल निकालना है। रोज बरोज फोन पर बातचीत अचानक कट जाने की समस्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में चिंता जताई। मंगलवार को प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि उन्होंने सभी अधिकारियों को बगैर किसी देरी के इसका समाधान निकालने का निर्देश दिया। साथ ही ये भी कहा कि इस समस्या का असर डाटा कनेक्टिविटी पर नहीं पड़ना चाहिए। इस बीच संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोबाइल कंपनियों से समस्या को जल्द से जल्द दूर करने के लिए कदम उठाने की अपील की। Whatever the government is required to do, the government has done and will do more. But what is required of the telecom operators
is equally required to be done by them. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कॉल ड्रॉप देश के लिए चिंता का विषय है और मोबाइल कंपनियां अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। If call drop is an issue causing concern for the country, the telecom operators need to rise to the occasion. They cannot escape their responsibility and their accountability. हाल के महीनों में कॉल ड्रॉप की समस्या में इजाफा हुआ है। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि कॉल ड्रॉप का प्रमुख कारण मोबाइल टावरों का बंद होना और स्पेक्ट्रम का अभाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार मॉनसून सत्र को फिर से बुलाने पर विचार कर रही है। इसी सिलसिले में कल संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कांग्रेस सहित विपक्षी नेताओं से संपर्क साधा। सूत्रों के मुताबिक इसी हफ्ते सत्र की तारीखों पर फैसला हो सकता है। जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर विधेयक के रास्ते की रुकावट दूर करने के लिए सरकार ने अब विपक्ष की ओर कदम बढ़ाए हैं। इसी के तहत संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। सरकार की मंशा मॉनसून सत्र के विस्तारित हिस्से में जीएसटी विधेयक को पारित कराने की है। नायडू ने कहा है कि कई अन्य दलों से भी इस बारे में सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। The government shall, if required, call the second part of the monsoon session in order to pass important legislations. I once again appeal to all political parties to please think in national interest and act in national interest. सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी खतरा बना हुआ है। इस माहौल में टैक्स सुधारों से जुड़े बिल जीएसटी को पास न करना अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक होगा। अर्थव्यवस्था की दशा सुधारने के लिए भी जीएसटी को अहम बताया गया है। GST bill is very important for the country, particularly in the present context. It has gone through various levels of scrutiny over the last 8 years, during which an empowered committee of state finance minister has gone through its various provisions. Finally, the Senate Committee of Rajya Sabha has also submitted its report on 22nd July. दरअसल सरकार ने इसी सोची समझी रणनीति के तहत ही मॉनसून सत्र का सत्रावसान नहीं किया है और उसकी मंशा कुछ दिनों के लिए फिर से मॉनसून सत्र बुलाकर जीएसटी पारित कराने की है। 13 अगस्त को संपन्न मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में जीएसटी विधेयक को पारित कराने की सरकार की सभी कोशिशें नाकाम रही थीं। ललित मोदी विवाद और व्यापम घोटाले में विपक्ष की ओर से सरकार के मंत्रियों के इस्तीफे की मांग के चलते पूरे सत्र के दौरान गतिरोध नहीं टूटा। हालांकि सरकार का दावा है कि जीएसटी पर ज्यादातर क्षेत्रीय दलों से सहमति बना ली गई है, लेकिन संविधान संशोधन बिल होने की वजह से इसे पारित कराने के लिए 2/3 सांसदों के समर्थन की दरकार होगी। सरकार की मंशा जीएसटी को पूरे देश में अगले साल 1 अप्रैल से लागू करने की है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। सरकार ने धर्म आधारित जनगणना के नए आंकड़े जारी कर दिए हैं। 2011 की जनगणना आंकड़ों में 6 धर्मों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म के मानने वालों की संख्या और आबादी में उनके प्रतिशत का ब्यौरा जारी किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक 2011 में देश की जनसंख्या 121 करोड़ 90 हजार दर्ज की गई, जिसमें 96 करोड़ 63 लाख की आबादी के साथ हिंदू आबादी 79.8% रही। हालांकि बीते 10 साल में हिंदू आबादी में 0.7% की कमी दर्ज की गई है, लेकिन इन्हीं 10 सालों में मुस्लिमों की आबादी 0.8% बढ़ी है। मुस्लिम 17.22 करोड़ आबादी के साथ कुल आबादी के 14.2% हैं। इसके अलावा ईसाई की आबादी 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7% और जैन 0.4% हैं। 10 साल के दौरान आबादी वृद्धि दर 17.7% रही, जिसमें हिंदू वृद्धि दर 16.8%, जबकि मुस्लिम वृद्धि दर 24.6% रही। ईसाई आबादी में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट सितंबर में आ जाएगी। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ए के माथुर ने कल ये बात कही। रिपोर्ट में 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 55 लाख पेंशनरों के वेतन और भत्ते बढ़ाने पर रिपोर्ट होगी।
आयोग की सिफारिशें अगले साल जनवरी से लागू होंगी। आयोग का कार्यकाल इस महीने खत्म हो रहा है। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में आयोग का कार्यकाल अक्टूबर तक बढ़ाने का फैसला हो सकता है। 7वां वेतन आयोग 2014 में बना था। आयातित अरहर दाल पर केंद्र सरकार राज्यों को 10 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी देगी। दाल 77 रुपए प्रति किलो पर आयात होगी। राज्यों को ये 67 रुपए किलो के भाव से मिलेगी। दाल सस्ते में गरीबों के बीच बांटी जाएगी। एमएमटीसी ने 5000 टन अरहर दाल आयात करने के लिए टेंडर जारी किया है। आयातित दाल सितंबर में पहुंच जाएगी। भारत हर साल 40 लाख टन दाल का आयात करता है। दालों का उत्पादन घटकर करीब 18 मिलियन टन रहने की उम्मीद है। सुबह 9 बजे में खबरें जारी हैं। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये वो कोहिनूर है जिसकी चमक उसके दुनिया से चले जाने के बाद दिखाई दी। दिल का हाल सुने दिल वाला, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। साथ में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। गलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाले मियां। ओरे माझी, ओरे माझी। गीतों के राजकुमार शैलेंद्र का सुरीला सफर विरासत में सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। असम में बाढ़ से हालात खराब होते जा रहे हैं। बाढ़ की वजह से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 8.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। पूर्वोत्तर राज्य मामलों के राज्य मंत्री ने बाढ़ के हालात का जायजा लिया और जल्द ही 207 करोड़ ऐलान किया है। केंद्र की तरफ से जल्द ही अलग अलग मंत्रालयों की एक टीम भी असम में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए राज्य का दौरा करेगी। असम पर बाढ़ की मार कम होने का नाम नहीं ले रही है। 12 जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। राज्य के 984 गांव में करीब 8.5 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। पूर्वोत्तर विकास मामलों के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और असम के लिए 207 करोड़ रुपए जल्द जारी करने की बात कही है। इसके अलावा केंद्र की एक अंतर मंत्रालय टीम भी राज्य का दौरा करके बाढ़ के हालात की समीक्षा करेगी। बाढ़ से अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। कई जगह सड़कें और पुल टूट चुके हैं और करीब 50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूब गई है। Prime Minister himself and the Home Minister are taking a personal interest in the relief and rescue of the flood-hit areas of Assam, and that was the reason that they deputed us to be here to have an on-the-spot assessment of the kind of relief and rescue operations that were going on, so that we could go back and report to them. असम में करीब 1.5 लाख लोग बेघर हुए हैं, जिन्होंने राहत शिविरों में शरण ले रखी है। कई स्थानों पर बारिश रुक गई है और जल स्तर घट रहा है, लेकिन लखीमपुर, डिब्रूगढ़, बोगाईगांव, सोनितपुर, बारपेटा, जोरहाट और धुबरी जिलों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। अरुणाचल प्रदेश और भूटान के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालात ये है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके गैंडों को बचाना भी वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी और बेहतर आचरण की नसीहत दी है। दिल्ली के विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना जरूरी है। शिविर का मकसद विधायकों को विधायिका की जिम्मेदारियों और शक्तियों की जानकारी देना है। दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को विधायकों के लिए 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस मौके पर लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया। दिल्ली की जो विशेष भूमिका वो आप ज्यादा जानोगे, उसमें तकलीफ भी होती है, मैं मानती हूँ। वो ऐसा होता है कि एक ही घर में सास ससुर बहू सब रहते हैं और फिर वो बहू पर जो विशेष जिम्मेदारी कई बार आती है वो जरूर दिल्ली विधानसभा की बात है।
मगर उसको भी समझ करके हमारा जो दायित्व प्रजा जनता के प्रति है वो हम कैसे कुशलता से निभा सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में वरिष्ठ सांसदों ने अपने अनुभव साझा किए। वी द पीपल का मतलब हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो धारा है संविधान का वो ये है कि अल्टीमेट सॉवरेंटी जो है देश का वो आम लोगों के हाथ में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधायकों को जिम्मेदारी से काम करने की सलाह दी। अब आंदोलन करना एक चीज था, लेकिन विधानसभा के अंदर आके बैठ के और सरकारी बिजनेस करना ये दूसरी चीज है। इसे अपने को सीखना पड़ेगा। इस मौके पर दिल्ली विधानसभा के ट्विटर और फेसबुक पेज की भी शुरुआत की गई। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। देश के नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-6 के कल होने वाले प्रक्षेपण की उल्टी गिनती आज सुबह 11:52 पर शुरू होगी। इसरो के मुताबिक मिशन की तैयारी की समीक्षा समिति और प्रक्षेपण प्राधिकरण बोर्ड ने 29 घंटे की उल्टी गिनती को मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSAT-6 को लेकर जाने वाले GSLV-D6 को कल शाम 4:52 पर प्रक्षेपित किया जाएगा। GSAT-6 इसरो की तरफ से बनाया गया भारत का 25वां भूस्थितिक संचार उपग्रह है। ये GSAT सीरीज का 12वां उपग्रह है। राजधानी दिल्ली के करीब 80,000 बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्हें पिछले 13 महीनों से पेंशन नहीं मिली है। एक तरफ नगर निगम अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला दे रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार निगम की मंशा पर ही सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली के पटेल नगर की रहने वाली ये है ललिता देवी। सालों पहले अपने पति को खोया, फिर आखिरी सहारे अपने बेटे को। घर में कमाने वाला कोई नहीं, लिहाजा इनके लिए सरकार से हर महीने मिलने वाली 1,000 रुपये वृद्धावस्था पेंशन ही आखिरी सहारा है, जो 13 महीने से नसीब नहीं हुई। ललिता अकेली नहीं है, ऐसे कई बुजुर्ग अपनी मांगों के लिए दर दर भटक रहे हैं। पहले मैं थोड़ा सा सिलाई कर लेती थी, अभी मेरे को 6 महीने से सर्वाइकल का तकलीफ है। अब मैं सिलाई भी नहीं कर सकती और ऐसे ही मेरे बेटियां हैं, कुछ कभी कोई कुछ दे देती है मेरे को खर्चा पानी का कोई। 1 साल हो गया पेंशन नहीं मिली। और हमारे घर में कोई इनकम का कोई सुविधा नहीं है। हमारे बेटा नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम जैसे कैसे है, जैसे आप हो गए या कोई रिश्तेदार हो गया वो हेल्प करता है तो ठीक है। आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम को हर साल वृद्धावस्था पेंशन के लिए 142 करोड़ का बजट आवंटित होता है, लेकिन जुलाई 2014 से 85,700 बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिली। केजरीवाल जी को पत्र लिखकर जाकर गुहार की कि सर आप इसका क्रेडिट ले लीजिए, जैसे आपने रामलीला मैदान के अंदर लोगों को इकट्ठा किया था, आप उसी प्रकार से फिर लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन फॉर ए गॉड सेक, फॉर ए ह्यूमन बीइंग आप जो है इन लोगों की पेंशन दे दीजिए। नगर निगम का ये आरोप है तो आम आदमी पार्टी की दलील कुछ और है। ये सब झूठे दावे हैं, दुनिया को जवाब दें कि एमसीडी दुनिया की भ्रष्टतम संस्था क्यों बनी। अब ऐसे में उन बुजुर्गों की मांगे कैसे पूरी होंगी, ये बड़ा सवाल है। पेंशन के मुद्दे पर भले ही दिल्ली सरकार और एमसीटी के बीच खींचतान चल रही हो, लेकिन इसका सीधा असर उन बुजुर्गों पर पड़ रहा है जिनके जीने का एकमात्र सहारा सिर्फ ये पेंशन है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। 5 साल और फ्लैट्स की हालत खस्ता। यह हाल डीडीए के उन फ्लैट्स का है जो 2010 में आम जनता को बेचे गए थे। अब चाहे जल भराव हो, सीलन हो या फिर टूटते प्लास्टर हो, फ्लैट्स की हालत इतनी खराब है कि यहाँ रहने वाले भी अब दूसरा विकल्प ढूंढने को मजबूर हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। 2010 में जब डीडीए की लॉटरी में अपना नाम देखा तो धर्मेंद्र जी का परिवार खुशियों से फूला नहीं समाया। उन्हें लगा मानो सपनों का आशियाना मिल गया हो, लेकिन आज ये लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर में ये डीडीए का सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट। 4 साल पहले डीडीए ने यहाँ 55 से 80 लाख रुपए की कीमत पर फ्लैट बेचे थे। 4 साल में ही ये फ्लैट रहने लायक नहीं रहे। यहाँ के बाशिंदों बंद लिफ्ट, सीलन, जल बहराव, खुले तारों से आए दिन परेशान रहते हैं। इनके वॉल से वहाँ देखिए क्रैक जो पड़े, पूरा आप देख पा रहे होंगे, ये ओरिजिनली मतलब इसी तरह से लगा के दिया गया। टीवी जब हमने इसको सेट कराया तो जो ड्रिल मारा गया तो वॉल के आर पार चला गया। यही हाल वसंत कुंज में भी डीडीए के CWG और गंगा फ्लैटों का है।
बेसमेंट डिजाइन में कमी से यहाँ बड़ी कारें पार्क नहीं हो सकती। हमेशा पानी जमा रहने से बीमारी फैल रही है। 30 साल का पैसा डीडीए ने ऑलरेडी हमसे लिया हुआ है और दैट इन मल्टी करोड़ रुपीस, और वो पैसा इतना कहीं खर्च नहीं हुआ। हमने आरटीआई डाल के पूछा था। डीडीए के इन मकानों को खरीदने वाले रखरखाव के लिए अब तक करोड़ों रुपए दे चुके हैं। हर सोसाइटी में 350 से 500 तक फ्लैट्स हैं। 2010 में कुछ ऐसे फ्लैट्स थे जिनका आवंटन इस साल हुआ। इन फ्लैटों की सीमेंट फ्लोरिंग निकल रही है। अगर 336 फ्लैट्स में होंगे और एक बच्चा भी अगर इस पार्क में शाम को खेलने भेजें तो शायद बच्चे पूरे भी नहीं आएंगे। इसका स्ट्रक्चर वाइज ही सारा बहुत लोअर कंडीशन में बना हुआ है। ऊपर देखेंगे आप तो सारा कल रात को गिरा है और बाई चांस अगर कोई यहाँ पे बच्चा या बड़ा होता तो उसके ऊपर लिखते आप देखिए इतने बड़े बड़े पीसेज हैं। आनन फानन में 2010 में डीडीए ने फ्लैट्स तो आवंटित कर दिए, लेकिन उनमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव आज भी है। जब हमने उपभोक्ताओं की इन समस्याओं को लेकर डीडीए के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो वो कन्नी काटते नजर आए। इन फ्लैटों को आज तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट और अग्निशमन विभाग से मंजूरी नहीं मिली है। यहाँ रहने वालों ने कर्ज लेकर ये फ्लैट खरीदे और इनके पास यहाँ रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। स्मृति रस्तोगी, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 2 दिन के दौरे पर जर्मनी पहुंच गई हैं। इस दौरे में दोनों देश कारोबारी रिश्ते मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। उनकी जर्मनी विदेश मंत्री फ्रैंक वॉल्टर से आपसी हित की चर्चा होगी। जर्मनी भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। जर्मनी भारत में 8वां सबसे बड़ा निवेशक है। इससे पहले मिस्र की राजधानी काहिरा में कार्यक्रम में विदेश मंत्री ने आतंकवाद से निपटने के लिए साझा कोशिशों पर जोर दिया। The threat of terrorism and the emergence of non-state actors to challenge the civilized world in a collective and comprehensive manner. India not only condemns all acts of terrorism, but joins hands with Egypt in the fight to remove the scourge of terrorism completely. नेपाल में प्रस्तावित नए संविधान के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में एक और व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद हिंसा में मरने वालों की तादाद बढ़कर है। हालात के मद्देनजर सरकार ने भारत से सटे जिलों में सेना तैनात की है और कैलाली जिले के टीकापुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से फोन पर बातचीत की। नरेंद्र मोदी ने नेपाली नेतृत्व को बातचीत के जरिए समस्याओं के हल निकालने की सलाह दी। उधर नेपाल में भारत के राजदूत रंजीत राय ने नेपाल के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वामदेव गौतम से मुलाकात की। इस दौरान रंजीत राय ने भारतीयों की कथित घुसपैठ को लेकर नेपाली नेताओं के निराधार बयानों पर भारत की चिंता से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इससे गलतफहमी पैदा होती है और दोस्ताना द्विपक्षीय संबंधों पर गलत असर पड़ता है। बात शेयर बाजार की। भारतीय शेयर बाजार में आज फिर गिरावट दिख रही है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 से ज्यादा अंक गिर गया। निफ्टी भी 50 से ज्यादा अंक की गिरावट के साथ खुला। एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट का असर भारत पर दिखाई दे रहा है। वहीं एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट का दौर जारी है। चीन में मंदी की आशंका से अब भी निवेशक डरे हुए हैं। चीन के शेयर बाजार बीते 3 दिन में 20% से ज्यादा गिर चुके हैं। जापान का निक्केई भी हल्की गिरावट के साथ खुला। निवेशकों में भरोसा बढ़ाने के लिए चीन ने कल ब्याज दरों में कटौती की थी, लेकिन इस कदम का बाजार पर खास असर नहीं दिख रहा है। इस कदम का असर दूसरे देशों के शेयर बाजार पर दिखा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हिंसक हुआ पटेल आंदोलन। आगजनी और पथराव के बाद अहमदाबाद, सूरत और मेहसाणा में कर्फ्यू। आज बंद रहेगा गुजरात। सरकार का स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश। आरोपी के समाधान की कोशिशें तेज। गृह मंत्री के साथ रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक। सेना प्रमुख से मिले पूर्व सैनिक। भूख हड़ताल पर 2 और पूर्व सैनिक। असम में बाढ़ से नुकसान का जायजा लेगी केंद्रीय मंत्रालयों की टीम। 207 करोड़ रुपए की फौरी मदद। 8 लाख से ज्यादा पीड़ित। नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-6 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती आज से। सुबह 11:52 से 29 घंटे का काउंटडाउन। गुरुवार शाम होगा प्रक्षेपण। और शेयर बाजार में तेज गिरावट। 300 से ज्यादा अंक गिरा सेंसेक्स। चीन और जापान सहित सभी एशियाई बाजार लाल निशान पर पहुंचे।